जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू सेशन 2। हम सेशन 2 कंटिन्यू करते हैं, बस 2 मिनट और फिर हम स्टार्ट लेंगे। आपके क्लास फेलोज ज्वाइन कर लें। आप प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए जब आप ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ ऑल ऑफ यू। गुलाम फातिमा, रिमशा, आप सब अपने आप को जब ज्वाइन करते हैं तो म्यूट कर लिया कीजिए प्लीज़। ओके क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं और आपका सेशन 2 हम बेसिक डिस्कशंस ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर चुके हैं और इस वक्त हमें कंटिन्यू करना है अपने लेक्चर को और हम स्टार्ट लेते हैं। मैं इन्हीं नोट्स से आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ कि ये आपके पास चैप्टर्स हैं और ये हमने डिस्कस कर लिया था एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नोट्स। ये देखें आपके पास यहाँ पर ये नोट्स हैं और आपको मैं इससे पहले आपको मैं एक और चीज़ भी बता दूँ। मैं यहाँ से इसको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं आपको शो कर सकूँ, दिखा सकूँ कि हमारे पास जो बुक हम डिस्कस करेंगे वो बुक हमारी कैसी है। एक सेकंड। ओके, ये क्लास हमारे पास आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी की बुक है। ये 8th एडिशन लिखा हुआ है जो आपको मैं अभी ब्रेक से पहले बता रहा था और मैं आपको ये बता दूं, दिखा दूं कि बुक हमारे पास किस तरह से है। ये शुरू में हमारे पास आपको पता है बहुत सारी इंट्रोडक्टरी चीज़ें होती हैं बुक की, जिसको मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास बुक शुरू हो रही है और फिर ये हमारे पास कुछ ये ऑथर और प्रेफेस की बातें आती हैं जिसका हमें फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये काफ़ी सारे पेजेस हैं शुरू में, आपको पता है हर बुक में इस तरह से होते हैं और मैं इनको स्क्रॉल जल्दी से कर लूँ और ये हमारे पास ब्रीफ कंटेंट्स है जो आपको मैं दिखा रहा था। ठीक है क्लास, टाइटल कवर जो हमारे पास था, उसके बाद हमारे पास ये ब्रीफ कंटेंट्स हैं और ब्रीफ कंटेंट्स जो आपको मैंने कॉपी करके पेस्ट किए हुए हैं आपकी वर्ड फाइल में, जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमारे पास ये इनकी डिटेल्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये को भी स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ। ये स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रॉल करने के बाद फिर हमारे पास क्लास ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 हमारे पास। ठीक है, तो ये बुक आपको इस तरह से मिलेगी और आप इसको देखेंगे। ये आपके पास चैप्टर 1 है, द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास चैप्टर किस तरह से है। हम यहाँ से इसको पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको स्क्रॉल करके बताया जा रहा है कि ये चैप्टर आपके पास किस तरह से है और इसमें हमें, अब इसमें टेक्स्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है, एक्चुअली तो टेक्स्ट ही आपका सिलेबस होता है, लेकिन मैंने इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए हैं
ताकि आपको वो पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में मिल जाएं। लेकिन आप ये देखें, ये वही फिगर है जो आपको मैंने वहाँ पर भी दिखाई थी अभी। बस मैं आपको ये स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि चैप्टर 1 एटलीस्ट कि ये हमारे पास चैप्टर किस तरह से है, ये बुक किस तरह से है, और उसके बाद फिर हम नोट्स से ही पढ़ना शुरू कर देंगे अभी 1-2 मिनट में। ठीक है क्लास, ये मैं स्क्रॉल इसलिए करता चला जा रहा हूँ कि इसमें काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। ये वही फार्मूलाज जो आपको मैंने अभी बताए थे, और ये मैंने आपको बताया था ना जो मैरून कलर में लिखा हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 1.1, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फिर हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है। फॉर्मूला बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और आपके पास एक स्ट्रेट आंसर आ जाएगा। तो ये बस आसान सी बातें होती हैं, ये छोटे छोटे बेसिक फार्मूलाज हैं जो आप के पास हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह शुरू करेंगे इन चीज़ों को। आज हम इन चीज़ों की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे, फार्मूलाज की तरफ और ये, और ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ये होते होते आपके पास चैप्टर के कंटेंट्स हैं। अच्छा, आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं कि आपके पास यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, वैसे तो आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके यहाँ पर इस टेक्स्ट में भी लिखी हुई हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ में आइटैलिक में लिखा हुआ है मैनेजरियल कॉस्ट, इसका मतलब यहाँ पर कुछ मैनेजरियल कॉस्ट से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन लिख दी गई है। इसी तरह से आपके पास यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है आइटैलिक में मैनेजरियल नेट बेनिफिट्स, तो आप इनको भी देख सकते हैं। मैनेजरियल बेनिफिट्स, मैनेजरियल कॉस्ट, इनकी डेफिनेशंस आपके पास इस पैराग्राफ के अलावा यहाँ साइट में मार्जिन में भी दे दी जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास आपके न्यूमेरिकल्स तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका नेक्स्ट क्लास में जो छोटे छोटे क्विज हुआ करेंगे वो इन डेफिनेशंस पर बेस करते हुआ करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बता दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो ऑथर आपको इस तरह के एक ब्लू शेडेड एरिया में बता देता है कि मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है। ये मैंने वहाँ पे नोट्स में भी बताई हैं चीज़ें, ठीक है। फिर एक और प्रिंसिपल है जो यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, आज इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास मैं आपको स्क्रॉल से करके बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास चैप्टर एंड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आंसरिंग द हेडलाइन, जो भी हमारे पास कुछ चीज़ें बताई गई थी, फिर हमारे पास कुछ की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑथर भी ये बताता है आपको। आपको मालूम है कि आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स होती हैं उनमें आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा होता है हर चैप्टर के एंड में कि जो भी बुक या जो भी कोर्स आपने पढ़ा है उस चैप्टर के एंड में कौन सी की टर्मिनोलॉजीज या की कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एटलीस्ट ये ज़रूर पता होने चाहिए हैं किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये टॉपिक्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए। इसके बाद फिर हमारे पास ये चैप्टर एंड की जो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं ये हम वक्त के साथ साथ देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। हम पहले चैप्टर के अंदर के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और फिर आप इन न्यूमेरिकल्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। और फिर हमारे पास इसमें हम तमाम चीज़ों को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे। बहुत सी तरह की इसमें न्यूमेरिकल से बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, हम सबको परफॉर्म नहीं करेंगे, बस हम चंद एक को डिस्कस करेंगे। और फिर आपके पास कुछ यहाँ पर केस बेस्ड एक्सरसाइज भी है। और बहरहाल तो आपके पास यहाँ तक ये होते होते चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाएगा और फिर चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जो हम आइंदा कभी देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको दिखाना था कि एक बुक आपको जो दी जाएगी वो किस तरह से बुक है, इसके कंटेंट्स किस तरह से होंगे और इसको आप किस तरह से बाद में पढ़ेंगे। तो मैं इसको भी स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और वापस हम आते हैं। मैं शेयर करता हूँ आपसे आपकी वर्ड फाइल जिसमें हमने अब पढ़ना शुरू करना है। क्लास ये हमारे पास है। ओके, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, इनको मैंने एडमिट कर दिया। ओके, राइट। सो क्लास गुड स्ट्रेंथ, काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। सेशन 1 में कंपैरेटिवली कम थे, सेशन 2 में इस वक्त ज़्यादा हैं। और जैसे मैं सेशन 1 में बता रहा था, हमारे पास एक स्टूडेंट हैं सागर कुमार, ये सुबह से ही बेचारे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं और
चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। क्लास चैप्टर 1 मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में कि यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हम जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो बुक पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या चीज़। इसमें हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज और एटसेट्रा के बारे में बता दिया जाता है। जी मैंने इनको ज्वाइन एडमिट कर दिया है। इज़ाम आप बात बता रहे हैं मुझे, कांट ज्वाइन द लिंक, क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? ये उनकी तरफ से इशू होगा। अगर ये इशू मेरी तरफ से होता तो फिर आप कोई भी इसको ज्वाइन नहीं कर पाते। अब इतने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 22 स्टूडेंट्स हमारे पास इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो इसका मतलब लिंक में कोई इशू नहीं है, उन स्टूडेंट के अपने एंड पर कोई इशू हो सकता है। तो वो फिर इसको रिजॉल्व करें, देखें इसमें क्या बात हो सकती है। ठीक है, और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास हमारा जो कोर्स है इसका नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसके हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। बेसिक सी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी और इसमें आपको बताया जा रहा है अब मैनेजर, एक मैनेजर क्या होता है। क्लास आप सभी इस वक्त सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं। आप अभी तक मैनेजमेंट के कोर्सेज भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है मैनेजर क्या होता है। यहाँ पर एक शॉर्ट रिव्यू इसलिए किया जा रहा है कि आपको यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है मैनेजर, उसकी क्लैरिफिकेशन और उसको लिंक किया जा सके। इसी तरह से मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि आप इकोनॉमिक्स के भी बेसिक कोर्सेज पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह के कोर्सेज पढ़ चुके होंगे। हम बहुत ज़्यादा उनकी तरफ मूव नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स को और मैनेजर्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम पॉइंट सी जो आपको यहाँ नीचे लिखा नजर आ रहा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसको समझ सके। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्लास मैं आपको सब चीज़ें वर्बली भी बता सकता हूँ, बगैर यहाँ जो आपको ब्लू कलर में डेफिनेशंस और डिटेल्स लिखी हुई हैं वैसी भी बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रीड करके आपको इसलिए बताऊंगा ताकि जब आप इन चीज़ों को पढ़ें या लेक्चर्स को रिव्यू करें तो आपको मालूम हो कि किस किस जगह पे किस किस बात को बताया जा रहा था। तो आपकी लर्निंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, मेन पॉइंट्स जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं ABC, ये तो आपको नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन आपको इसकी ब्लू कलर की डिटेल्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप अगर CR इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं तो CR प्लीज़ आप ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सागर कुमार को ज़रा बताइए या उनसे आप खुद कॉन्वर्सेट कर लीजिए कि उनका क्या इशू है। वो सुबह से सेशन 1 में भी और इस वक्त सेशन 2 में भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ये जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है, ज़रा उनसे आप लेक्चर के दरमियान में ही कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश कर लें। अगर इस वक्त हमारे CR मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल से CR मौजूद नहीं है, तो उनके बिहाफ पर कोई भी स्टूडेंट जो सागर कुमार के फ्रेंड हो तो वो उनसे ज़रा बात कर लें और उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की हेल्प या कोई कोशिश कर लें। हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्लास लिखा है अ मैनेजर, अ पर्सन हु डायरेक्ट्स रिसोर्सेज टू अचीव अ स्टेटेड गोल्स। अब यहाँ पर हर वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अ पर्सन एक इंसान है, डायरेक्ट करता है रिसोर्सेज को, जितनी भी रिसोर्सेज मौजूद होती हैं। अभी रिसोर्सेज क्या होती हैं ये आपको नीचे लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। ठीक है, अब रिसोर्सेज जितनी भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पर रिसोर्स कहते हैं, और उनको स्टेटेड गोल्स की अचीवमेंट के लिए, ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गाइड किया होता है, डिफाइन किया हुआ होता है कि मैनेजर ने क्या काम करना है, उन पर्सपेक्टिव में रहते हुए, उस बाउंड्री में रहते हुए मैनेजर को अपने डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है क्लास, सो इस तरह से ये है। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है? ये 3 तरह के डिसीजंस ले सकता है। डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग दोज हु डेलीगेट टास्क्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वो डायरेक्ट करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको गाइड करता है, बताता है। इसके बाद पॉइंट 2 है परचेज इनपुट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब डेफिनेटली हमारे पास गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है उनको वो परचेज भी करता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर
अपने डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को हायर भी करता है। इसको परचेज करना ही कहते हैं जनरली, हायर करता है। अब डेफिनेटली हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये तमाम काम करता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जनरली तमाम टास्क्स को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल बातें डिपार्टमेंटल हेड मैनेजर ही देखता है। ठीक है, तो सर्विसेज परफॉर्म करनी हो या गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए मैनेजर के ही एफर्ट्स इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं क्लास गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे पास दो ही तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है या सर्विस इंडस्ट्री होती है। सर्विस इंडस्ट्री में तमाम सर्विसेज परफॉर्म की जा रही होती हैं, और जितने भी वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सभी सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे होते हैं। और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर हमारे पास जितने भी वर्कर्स और डिपार्टमेंट्स और मैनेजर्स होते हैं, तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़, वो सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हों, असेंबलिंग कर रहे हों, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों, या फॉर एग्जांपल उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है, हर इंसान तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा होता ना, तो इसलिए वहां पर भी इस तरह की बात होती है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात हो रही होती है। तो इनकी परचेज करने की भी के टास्क परफॉर्म करता है मैनेजर। नंबर 3, इन चार्ज ऑफ मेकिंग अदर डिसीजंस। इसके अलावा जितने भी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, मेन मकसद होता है सिस्टम को रन करना। एक सिस्टम को रन करने के लिए उसको मैनेज किया जाता है, और मैनेजर वो इंसान है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। इसके बाद हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। द साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। हमें इकोनॉमिक्स में ये देखना होता है कि हम ऐसे डिसीजंस लें जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या हमें चाहिए हैं और वो स्केर्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में हवा मौजूद है, हमारे पास मिसाल के तौर पर मिट्टी मौजूद है, ज़मीन, सॉइल। अब इन चीज़ों में अगर स्केर्सिटी नहीं है, इनमें कमी नहीं है, तो फिर हम इनको मैनेज भी नहीं करते। हम अपना रोज़मर्रा का काम करते चले जाते हैं और वो काम हमारा होता चला जाता है, मतलब हवा हमें मिल रही है। लेकिन हमें अगर ऐसी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जो कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल है, कोई ख़ास चीज़ है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई स्टेशनरी है, कोई और चीज़ें हैं, अब क्योंकि वो चीज़ें स्केर्स होती हैं, लिमिटेड होती हैं, इसलिए उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना, कब किस तरह से उन चीज़ों को हमें हासिल करना है, लेना है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम इकोनॉमिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हम अपनी स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेड चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद अब रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो इस मेन डेफिनेशन के अंदर ही मौजूद है, इसीलिए मैंने इसको अलग पैराग्राफ में लिख दिया है और इसको बोल्ड कर दिया ताकि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाए कि कोई दरमियान में डेफिनेशन कोई आ रही हो तो वो इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया जाता है, अलग से उसको हेडिंग नहीं दी जाती है। रिसोर्सेज आर सिंपली एनीथिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस और मोर जनरली टू अचीव अ गोल। तो जैसे आपको मैंने अभी पहले भी बता रहा था कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हमारी तमाम रिसोर्सेज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम अपनी पूरे सेमेस्टर में अपनी डिस्कशंस में डिफरेंट एग्जांपल्स लिया करेंगे, जिसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कार्स मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, या हमारे पास बैंक्स होते हैं, एक सर्विस इंडस्ट्री है, एयरलाइंस होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस होते हैं। तो हम इन तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स को क्लास में, लेक्चर्स में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, तो हमें एग्जांपल्स से हमारे टॉपिक्स जल्दी समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास जब यहाँ रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैन पावर की भी बात भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी तरह की स्किल्ड लेबर की हमें ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ रही हो, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आपके सेल फोन्स वगैरह। अब इसमें अगर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स पाकिस्तान में इमेजिन कर लें अगर कम हो,
तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज कोशिश करेंगी कि बेहतर तरीके से मैनेज करें कि कब उनको और किस तरह के टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स चाहिए हैं और कितने चाहिए हैं, उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा क्या होंगी। लेकिन जो जनरल लेबर होती है, हमारे पास आमतौर पर जो मजदूर खड़े हुए नजर आते हैं रोड्स पर, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए हमें कभी ज़रूरत ही नहीं होती कि उनको हम मैनेज करें। हमें पता है जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे और किसी को भी लेकर आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास दोनों बातों में थोड़ा फ़र्क आ गया, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। तो रिसोर्सेज हमारे पास दोनों तरह की हैं, अनस्किल्ड भी रिसोर्स है, ठीक है, और स्किल्ड भी रिसोर्स है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में हम उन चीज़ों को मैनेज करने की लर्निंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज होती हैं। अब हम मैनेजर्स को भी समझ चुके, इकोनॉमिक्स को भी समझ चुके, आपने पहले भी कोर्सेज पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि टॉपिक पढ़ना है इसलिए हमने इनको रिव्यू कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं क्लास पॉइंट सी की तरफ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब ये क्या चीज़ है? A study of how to direct scarce resources in a way that most efficiently achieves a managerial goal। अब ये देखिए ऊपर की दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं कि हमारे पास जो भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से डायरेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, ताकि हम अपने मैनेजरियल गोल्स, डेफिनेटली हर मैनेजर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो काम कर रहा होता है और उसको पता है कि मुझे क्या काम करना है, तो वो उस डिपार्टमेंट के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के मैनेजर के अपने अपने डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट गोल्स होते हैं, तो वो अपनी स्केर्स रिसोर्सेज के मुताबिक प्लान करेगा और उन चीज़ों को डायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देगा, डायरेक्शंस देगा। The key to making sound decisions is to how what information is needed to make an informed decision and then to collect the process and process the data। तो हमारे पास जो एक बेहतर साउंड डिसीजन, एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग हमारे पास कब हो सकती है? जब हमें ये पता हो कि हम, हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन क्या है और हम उन इंफॉर्मेशन को लें, अरेंज करें और फिर उस पर डिसीजन लें। क्लास आप जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, आप ये इमेजिन करें कि आप डेफिनेटली मॉर्निंग स्टूडेंट्स हैं तो कहीं जॉब तो कर नहीं रहे हैं। आप आप ये इमेजिन करें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है? एक इमेजिनेशन करेंगे ना तो आपको ये कोर्स पढ़ना आसान हो जाएगा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप एक मैनेजर हैं, मैनेजर की पोस्ट पर आप मौजूद हैं। अब आप किस तरह से, जैसे कि आप इमेजिन करें कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और आप गुलाम फातिमा, क्या हो गया? बड़े हो जाइए आप। अगर ये हम ऐसे ही काम करेंगे, स्क्रीन पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो ये तो बुरी बात हो जाती है ना। तो प्लीज़, तो हम बात कर रहे थे क्लास, आप इमेजिन करें कि आप किसी एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक मैनेजर हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पर रॉ मटेरियल की अरेंजमेंट भी करें और कार्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका काम होगा। ठीक है क्लास, आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे कि आप मैनेजर भी हैं लेकिन आप अपनी स्केर्स रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज आपके पास क्या होंगी, आपको ये भी देखना है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स अलग लोग होते हैं जो हमारे सप्लायर्स होते हैं। अब रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स जो भी होंगे, जैसे कि जापान है, वहाँ बहुत सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन वो तमाम स्पेयर पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, उनकी बेतहाशा मैन्युफैक्चरिंग, स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट की जाती है चाइना से। आपने पिछले जो कोविड-19 की बातें शुरू हुई थी 2020 के बिगनिंग में, जनवरी फरवरी जो पिछले साल का था हमारा 2020 का, या 2019 का नवंबर दिसंबर, जब ये कोविड-19 की बातें चाइना से शुरू हुई थी और फिर जापान और फिर बहुत से और कंट्रीज। तो क्लास चाइना बहुत ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। तो जब ये, वैसे आपको पता होगा, और आप मीडिया से इन्वॉल्व हैं,
होते हैं तो आपको पता चलता है कि चाइना से एक्चुअली कोविड-19 ओरिजिनेट नहीं हुआ था। ये सिर्फ उसको फंसाने के लिए बताया गया था। इस वक्त हम उन डिटेल्स की तरफ नहीं जाते। आप कभी मीडिया पे खुद चेक कर लीजिएगा कि कोविड-19 की ओरिजिनेशन वहाँ से नहीं हुई थी, ये और जगहों से हुई थी। अमेरिका इसमें शामिल है, इंडिया शामिल है, इटली शामिल है, तो ये इन जगहों से इसकी ओरिजिनेशन हुई थी। बहरहाल हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब क्लास उस वक्त जब 2020 के जनवरी फरवरी में ये बातें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, दुनिया के स्टैट्स बता रही थी कि कितने लोग कोविड-19 में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, इसमें उनको अटैक होता चला जा रहा है। तो फिर जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने कहा कि हम कोई भी स्पेयर पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब आप सोचें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जापान की मौजूद है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, और उनके बेतहाशा स्पेयर पार्ट्स चाइना से मंगवाए जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी। तो क्या अचानक वो लोग कहेंगे जापानीज़, और वो अचानक प्रोडक्शन बंद हो जाएगी और कहीं और से आना शुरू हो जाएगी? जैसे कि और कंट्रीज़ थी, कोरिया था, सिंगापुर था, और ये इस तरफ की जो फार ईस्ट की जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कहा कि हम वहाँ से इम्पोर्ट किया करेंगे। तो क्या वो सारी चीज़ें कर सकते थे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि एक ब्लिंक ऑफ एन आई में, एक पलक झपकते में तमाम इंडस्ट्री वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए और जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ वहाँ से मंगवाना शुरू कर दें। तो ये पॉसिबल नहीं होती है। तो इसका मतलब जब ऐसी कोई ऐलानात हुए होंगे, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर्स ने क्या सोचा होगा कि हमारे पास तो तमाम स्पेयर पार्ट्स आने बंद हो जाएँगे, तो हमारी तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगी। हमें फ़ौरन क्या देखना है? मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे अपनी इंडस्ट्री के लिए स्पेयर पार्ट्स को अरेंज करना है, खरीदना है सप्लायर से। इसका मतलब जितने भी बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी मैनेजर्स सोच रहे होंगे। इसका मतलब शॉर्टेज हो जाएगी, फ़ौरन जल्दी जल्दी से अरेंज करो। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी प्लानिंग की जा रही होती हैं और डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है। इन सब चीज़ों को देखा जा रहा होता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जिनको प्लान करना और फ़ौरन प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना, ठीक है? तो ये पॉलिसीज़ को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फ़ौरन। मिसाल आपके पास एक और भी है, जैसे 2021 हम इस वक़्त मौजूद हैं। 2020 पिछला साल में जब कोविड-19 आया और आपकी क्लासेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए, फिर कभी खुले, उसमें क्या एसओपीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, ऑनलाइन क्लासेस हुई, अब हाइब्रिड क्लासेस हो रही हैं, तो डेफ़िनिटली हमारी भी मैनेजमेंट स्केर्ड रिसोर्सेज़, मतलब अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि स्केर्ड रिसोर्सेज़, ये रिसोर्सेज़ स्केर्ड इस वक़्त वैसी नहीं है कि क्लासरूम्स हमारे पास कम हो गए हैं अचानक, ऐसा नहीं है। क्लासरूम्स हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर मजबूरी होती है, फिर वैसे-वैसे फ़ॉलो करना पड़ता है। ठीक है? तो इस तरह से फिर हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। आई होप आपको थोड़ा-सा बेहतर समझ में आता चला जाएगा, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे। ये क्लास एक छोटी-सी इंट्रोडक्टरी कुछ डेफिनिशंस थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब हम आगे चलते हैं और हमारे पास टॉपिक है द इकोनॉमिक्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसे आपको मैंने कहा कि इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, और हमारे पास और भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स और फैक्ट्रीज आहिस्ता या असेंबलिंग की बातें शुरू हो रही हैं वक्त के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता। अब क्लास हमारे पास यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपको किस तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है। देखिए, एक बात होती है मैनेज करना, एक होता है इफेक्टिवली मैनेज करना। इफेक्टिव का मतलब होता है कारामद, मतलब उसके नताइज ऑप्टिमल हो, बेहतरीन हो। मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है। एक कॉइन को टॉस करें, हेड आ गया तो ये हम डिसीजन ले लेंगे, टेल आ गया तो हम ये डिसीजन ले लेंगे। डिसीजन मेकिंग तो ऐसे भी की जा सकती है, लेकिन उसका नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इतने सारे कोर्सेज पढ़ते भी इसलिए हैं कि जब आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता हों कि ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में किन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। क्लास में ये पॉइंट्स अभी आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। अब कॉमर्स में अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात होती है। अकाउंटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बैकबोन, बैकबोन के बगैर काम ही नहीं हो सकता। एक रीढ़ की हड्डी की तरह से कॉमर्स का काम हो रहा होता है। कहीं नज़र आए या ना आए, उसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। हर काम अकाउंटिंग के थ्रू हो रहा होता है। और इस वक्त मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ज़रूर पता है कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है।
डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हम डील करते हैं अकाउंटिंग में, और फाइनेंस में हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स और फाइनेंस की अरेंजमेंट्स करते हैं और उसको पे बैक करने की तमाम बातों को मैनेज करते हैं। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात आती है। लेकिन जब आप बहुत सी बातें पढ़ते हैं, बिजनेस के कोर्सेज पढ़ते हैं, मैनेजमेंट, और फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ख़ास तौर से, तो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम किस तरह से अपने इकोनॉमिकल चीज़ों को, स्केर्स चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आपको बताऊं क्लास, अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सेशन 2 इस वक्त चल रहा है, इसमें भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं, और सेशन 3 जैसे आपको मैं बता चुका हूं, ये हमारे पास स्टार्ट होगा 11 और 11:40 तक कंटिन्यू रहेगा इस सेशन के बाद। तो ये जो 10 to 10:40 का सेशन इस वक्त चल रहा है, सेशन 2, ये हमारे पास जैसे पहले ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया था, टर्मिनेट हो गया था, तो इसी तरह से मैं बोलता रहूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, और ये कि जहाँ पे टर्मिनेट होगा वहाँ से फिर हम सेशन 3 स्टार्ट ले लेंगे 11 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको 20 मिनट की ब्रेक दरमियान में फिर मिल जाएगी। तो क्लास हम बात ये कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसके बगैर दुनिया में इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा। आपको बताऊं कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी जंगें लड़ी जा रही हैं, जंग का मतलब कितना पैसा खर्च होता है, वेपन्स बेतहाशा महंगे होते हैं, अरबों डॉलर्स की बातें हो रही होती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही होती हैं, मिलियंस बिलियंस, मिलियंस बिलियंस, इसी तरह की बातें हम सुनते हैं मीडिया पर। ये सारी बातें इसलिए होती हैं कि कोई भी मुल्क अपने लिए काम कर रहा है, अपनी हिफाजत के लिए। इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने प्रॉस्पेरिटी चाहता है, और प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? जब बिजनेस अच्छा होगा, और बिजनेस अच्छा कब होगा? जब इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी होंगी। तो ये रूट है उसकी। आपको पता है, हम अगर पिछले 1-2 डिकेड्स की बात करें, हम इस वक्त बात करते हैं कि इकोनॉमिकली चाइना बहुत स्ट्रांग है, चाइना की इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये कोई जादू तो नहीं हो गया ना? उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, जैसे लिखा हुआ ना, इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो उन्होंने इफेक्टिव मैनेजमेंट की, प्लान किया, तो उनके अच्छे प्लानर्स थे, अच्छी डिसीजन मेकिंग थी, इफेक्टिव मैनेजमेंट की गई, और वो दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच गए। अब हर इंसान उनको देख रहा है, ये देखो कहाँ पहुंचे हुए हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसा काम हो रहा है, वैसा काम हो रहा है। आपको बताऊं कि हम चाइना की जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे जनरली दिमाग में ये आता है कि खराब प्रोडक्ट्स। एक्चुअली ऐसा होता है कि चाइना हर तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। हम पाकिस्तान या पुअर कंट्रीज जहाँ पर पैसा आमतौर पर कम है, गरीब ममालिक हैं, तो चाइना उनके लिए इंफीरियर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, और हमारे इंपोर्टर्स वहाँ से ऐसी इंफीरियर प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और चाइना उनको बना के दे देता है। लेकिन अगर हम अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, एक एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में 75% प्रोडक्ट्स चाइना की सेल हो रही होती हैं, जबकि वो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। हम क्वांटिटी कॉन्शियस लोग होते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है। वो लोग क्वालिटी को देखते हैं, तो चाइना उनको उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाकर देता है। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर यह है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत बेहतर कैसे कर लिया। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स बहुत ख़राब है। हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन है, हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्योंकि उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों को मैनेज करना चाहिए वो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में रहते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप, कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हर जगह पर होती है। एक घर, आपका घर है, मेरा घर है, हम सबके अपने अपने घर हैं। हमारे घरों में भी इकोनॉमिक्स काम करती है। मतलब अगर हमारे फैमिली हेड, हमारे घर में हमारे वालिद हैं, हमारे फादर हैं, तो वो देखते हैं कि पूरे घर में क्या इनकम है, किन किन की क्या ज़रूरियात हैं, घर को कैसे चलाना है। थोड़ी बड़ी बात ले लीजिए, हम जब एक शहर की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट देखती है कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, हम उनको किस तरह से मैनेज करेंगे और अपनी पॉपुलेशन को बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। और बड़ा काम करते हैं प्रोविंस है, और बड़ी बात करते हैं कंट्री है। तो हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट भी ये काम करती है। तो हम इसी तरह से फिर हम पूरी दुनिया की तरफ भी चले जाते हैं। तो क्लास आप देखते हैं कि दुनिया में जो जंगें हो रही होती हैं, वो ऑयल पर जंगें हो रही हैं। ऑयल पर हो रही है ना, ऑयल पर होती थी दुनिया में जंगें, कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, अभी भी हो रही हैं।
इसलिए हो रही हैं कि वो इकोनॉमिकल कंडीशंस पर हो रही हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस बेहतर करने के लिए हो रही हैं। पिछले 1.5-2 साल में सऊदी अरेबिया का ऑयल नहीं बिक रहा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से और बहुत सी और वजूहत की वजह से, तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब हो गई हैं। वो इस वक्त लोन लेने की तरफ चले गए, जा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं अपने मुल्क में। चाइना कहता है मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं इकोनॉमिकली बहुत साउंड हूँ। क्यों? इसलिए उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, उसने तमाम मैनेजमेंट बहुत अच्छी की, और तमाम अच्छी इफेक्टिव मैनेजमेंट की बैक पे क्या चीज़ें काम कर रही थी? डेफिनेटली बहुत सारे कोर्सेज जो आप पढ़ते हैं वो, और जो आप अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात करते हैं, उन्होंने अपने फाइनेंस को मैनेज किया, उन्होंने अपनी अकाउंटिंग को देखा। तो इस तरह से सब चीज़ें चल रही हैं। और आपको बताऊं कि अब जो अगली जंगें या लोग मुल्क स्ट्रगल कर रहे हैं, जंगें हो रही हैं, और बहुत बड़ी जंगें, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, वो रिसोर्सेज की वजह से हो रही है। अब रिसोर्सेज में ऑयल भी रिसोर्स है, वाटर भी रिसोर्स है, और मिनरल्स भी रिसोर्स हैं। आपको पता है अफगानिस्तान में सारी बातें क्यों हुई हुई हैं? इतने सालों से ये इसमें अमेरिकन क्यों मौजूद हैं? रिसोर्सेज। आप एक नई बात नेट पे जाकर सर्च कीजिएगा कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही गरीब मुल्क, शायद दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, कॉन्गो। उसके पास वहां पर कब्जा करने की बातें हो रही हैं, वहां के रिसोर्सेज की बातें हो रही हैं, क्योंकि वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा जखायर हैं। जो आपके सेल फोन और इन तमाम की बैटरीज में जो एक मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल में आता है, उसके सबसे ज्यादा जखायर वहां पर है। इसका मतलब वो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, लेकिन एक्चुअली वो गरीब मुल्क है। तो इस वक्त रिसोर्सेज की बात हो रही है। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कितनी सारी बातें होती होती रहीं कि वहाँ रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से आप आजकल देख रहे हैं कि मार्स पर मिशन भेजा गया, नासा ने भेजा। अब मार्स पे क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं? इसलिए कि वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आइंदा हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और वो वहाँ से आया करेंगी। आपको पता है इस वक्त वहाँ से, अगर आप नेट पर जाकर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोडक्ट्स का बिजनेस हुआ है जो मार्स से हमारी अर्थ पर चीजें आई हैं। तो ये चीजें हमारे पास रिसोर्सेज की वॉर हो रही है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ भी यही रहे हैं कि उन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, कौन किस वक्त रिसोर्सेज को अपने पास कब्जे में रख सकता है या अपने पास उनको लेकर आ सकता है। यही एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। तो क्लास ये बात मैंने इसलिए बताई हैं कि इन्हीं बातों की वजह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं कि हम स्केल रिसोर्सेज को कब किस तरह से अपने पास लेकर आएंगे और उनको यूज करेंगे। हम इन चीज़ों को ही पढ़ते रहेंगे। सो टॉपिक नंबर 2 आपके पास इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है द इकोनॉमिक्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। पॉइंट नंबर 1 है आइडेंटिफाई गोल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारे गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स और वहां पर रुकावटें क्या हैं। ठीक है, हम अपने गोल्स को देखते हैं हमेशा कि कोई भी काम करने के लिए, और हम उनकी रुकावटें भी देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग साउंड डिसीजंस इज टू हैव वेल डिफाइंड गोल्स। आप कोई बात मैंने बताई कि आप इमेजिन करें कि आप मैनेजर हैं, तो आपकी मैनेजमेंट के डिसीजंस बहुत बेहतर कब होंगे जब आपको एक्चुअली पता हो कि करना क्या है। अब आप एक मैनेजर हैं, आपको ये नहीं पता कि करना क्या है, तो आपके डिसीजंस तो अच्छे हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बिकॉज अचीविंग डिफरेंट गोल्स एंटेल्स मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस। क्योंकि हर डिफरेंट गोल के लिए एक डिफरेंट डिसीजन होता है। ये तो नहीं होता कि एक ही डिसीजन है वो हर जगह काम में आ जाएगा, एक ही फैसला है हर जगह काम में आ जाएगा, नहीं। हर मौके के लिहाज से हर सिस्टम में एक अलग डिसीजन लिया जा रहा होता है। बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं आमतौर पर कि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आपने वेरिएबल का नाम तो सुना होगा। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो तमाम चीज़ें जो किसी चीज़ पर काम करने में एक्ट कर रही हों, इनको फिर हम कहते हैं। मैं एक मिनट ज़रा रुक रहा हूँ, ये हमारे पास सागर कुमार नहीं ज्वाइन हो पा रहे। ये मुझे लिस्ट में मैं चेक कर रहा था, हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये बेचारे बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह से इस वक्त भी, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद क्लास हमारे पास, बस सेशन हमारा एंड हो रहा है।
टाइम हमारा ख़त्म हो गया है और हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, कॉन्स्ट्रेंट्स आर एन आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है पार्ट होना ऑफ स्केर्सिटी। तो कॉन्स्ट्रेंट जो रुकावटें होती हैं वो स्केर्सिटी, किसी भी चीज़ की कमी होने में उसका एक पार्ट है। मतलब जाहिर है कि हम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं कि हम उन लिमिटेड चीज़ों को किस तरह से अपने पास ला